ये देश है हमारा में हम बहस करेंगे धर्मांतरण। धर्मांतरण का ये पूरा खेल जब पकड़ा जा रहा है, आपको इसमें चुनावी फायदा क्या दिखता है? भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान कम करती है, प्रोपेगेंडा ज्यादा करना चाहती है। ये चाहते हैं यहाँ पे भी बहुसंख्यक हो जाए मुसलमान और फिर इसको एक इस्लामिक देश बना दें। ऐसे कन्वर्जन माफिया को अपना समर्थन देकर उनका हाथ बढ़ाकर इनको पेट्रोनेज देने की ये राजनीति जो की जा रही है। तो सबसे पहले तो ये नाम चेंज करना है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं मुकम्मल मुसलमान हूँ। दे कैसे सकते हैं? मैं कोई पूना वाला चाय वाला नहीं हूँ। जबरन कन्वर्जन, पैसा दिया, प्रलोभन दिया, क्या हुआ? मैं नाराज नहीं हूँ सर, विषय की बात है ये। ISI जो एजेंडा इस देश में चला रहा है, आप उसका खंडन करने को भी तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बहस करेंगे धर्मांतरण पर। और वाकई क्या इस देश में कोई धर्म परिवर्तन गैंग सक्रिय है? असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक, कश्मीर से लेकर केरल तक, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक। आज ये देश है हमारा में हम इसका व्याख्यान भी करेंगे और इस पर बड़ा खुलासा भी करेंगे। तो स्वागत है आपका इस हफ्ते के ये देश है हमारा में। एक बड़ा सा गैंग है जो कि लोगों को सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करा के और फिर और इसमें काफ़ी पैसे वगैरह देके, प्रलोभन देके इन चीज़ों पे काम करता है। एक व्यक्ति का नाम आया जिसका नाम उमर गौतम है और ये बाटला हाउस जामिया नगर का रहने वाला है। अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है। बीच बीच में बच्चा कहने लगा कि चमड़ी एक है, खून एक है, सब कुछ। हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता बहुत ज़्यादा हैं और मुस्लिम में एक ही है बस। खाली समझाया बहुत, लेकिन बच्चे का तो ब्रेन ऐसा कर रखा, स्टॉप बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा कुछ भी। उत्तर प्रदेश में लालच देकर धर्म परिवर्तन के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। सबसे पहले इस खुलासे की बड़ी बातें जान लीजिए। करीब 1000 गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन हुआ। मूक बधिर बच्चे और महिलाएं निशाने पर होती थी। डरा धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन होता था। धर्मांतरण के बाद कई लड़कियों की शादी करवाई गई। आरोपी उमर गौतम और जहांगीर को गिरफ्तार किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं, और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए। धर्म परिवर्तन के इस रैकेट में ISI और विदेशी फंडिंग का एंगल सामने आया है कि बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। आरोप है ये गिरोह सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में धर्मांतरण का एजेंडा चला रहे थे। इनके तार कई दूसरे देशों से भी जुड़े हैं। बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। ये किसी मुल्ला की सरकार नहीं है कि आप यहाँ पर इस तरह के कृत्य कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून तो पहले से ही मौजूद है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है। कफन चोर हो, जनता की समस्या का तो समाधान पुलिस नहीं कर पा रही है, लेकिन हर घटना का राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात हो गई। हैरानी की बात है कि धर्मांतरण के इन आरोपियों की पैरवी के लिए जमीयत उलेमाए हिंद खुलकर सामने आ गया है। जमीयत ने ऐलान किया है कि वो उमर गौतम को कानूनी मदद मुहैया करवाएगा। सवाल है कि क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासत उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब विश्लेषण का वक्त है। धर्मांतरण में कट्टरपंथी खेल का विश्लेषण सुनिए। डराकर, धमकाकर या लालच देकर धर्मांतरण की ये चाल। धर्म के नाम पर कट्टरपंथ फैलाने में जुटे हैं कुछ संगठन जो कि बेनकाब हो रहे हैं लगातार। इसके अलावा आतंकी संगठनों का धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश का खेल है।
भारत में भी धर्मांतरण के लिए विदेशी फंड मिलने पर बहुत बड़ा संदेह हुआ है। गरीब मजबूर युवा होते हैं इनका सबसे बड़ा टारगेट। अगर गरीब है, मजबूर है और वो युवा है तो उसको टारगेट बनाया जाता है और बहुत ही पेशावर तरीके से, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये पूरी कार्रवाई निर्धारित होती है। इसीलिए ये जो इन दोनों का जो पूरे तार हैं ये पूरे देश में जुड़े हुए दिख रहे हैं। इसीलिए यहां पर गुजरात की भी बात करनी जरूरी है, केरल की भी बात करनी जरूरी है, यहां पर असम की भी बात करनी जरूरी है, उत्तर प्रदेश की भी बात करनी जरूरी है। इसीलिए मेरा आखिरी पॉइंट विश्लेषण का यह धर्मांतरण पर एक देश एक कानून की आवश्यकता अब आ पड़ी है, यह बड़ा विषय है। मैं सीधा रुख करता हूं मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं आज की इस बहस में। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया है, नेता है समाजवादी पार्टी के। शहजाद पूनावाला है मेरे साथ इस चर्चा में, राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ इस चर्चा में। असीम बकार साहब है, प्रवक्ता AIMIM के। तमाम लोगों का अभिनंदन है। तस्लीम रहमानी है, अध्यक्ष MPCI के, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। अनुराग भदौरिया, शुरुआत में आपसे करता हूं, 40 सेकंड में जरूर मुझे बताइए और उसके बाद मैं इस डिबेट को ओपन करूंगा। आपने बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने चुनावी फायदे के लिए ये सब कुछ कर रही है। अब आप मुझे बताइए, धर्मांतरण का ये पूरा खेल जब पकड़ा जा रहा है, आपको इसमें चुनावी फायदा क्या दिख रहा है? मैंने चुनावी फायदा नहीं बोला, मैंने जनता का ध्यान भटकाने के लिए। 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून ऑलरेडी बन चुका है। कानून का पालन सरकार नहीं कर पा रही है तो इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था यहाँ पे नहीं संभाल पा रही है और किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, चाहे वो महिला के अत्याचार में हो, चाहे यहाँ पे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे यहाँ कफन चोर हो और चाहे यहाँ पे आस्था में चोरी हो रही हो। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी ना कि इस समस्या का समाधान करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान कम करती है, प्रोपेगेंडा ज्यादा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान करना चाहती तो अब तक कर देना चाहिए था ना। ओपनिंग रिमार्क्स का कार्यक्रम का बड़ा महत्व होता है। मैंने आपको 40 सेकंड दिया, आपने 45 सेकंड तक अपनी बात रखी। मैं आपको और 10 सेकंड दे रहा हूं। आपने बोला कानून है तो कानून है, तो अब आप मुझे बताइए, आतंक गैर कानूनी है, आतंक का काम गैर कानूनी है, चोरी करना गैर कानूनी है, होता है ना, उस पर कार्रवाई होती है, उसमें सियासत कैसे आ गई? उसमें सियासत कैसे आ गई? सरकार जो होगी उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे, वो जवाब भी देंगे। इसमें पॉलिटिक्स कैसे आ गई? आपने बोला धर्मांतरण है, इसको लेकर कानून है, तो धर्मांतरण के विषय में चर्चा भी नहीं होनी चाहिए देश में। यहाँ पे नहीं, चाहे उसने धर्मांतरण का कानून बनाया हो उसको नहीं पालन करवा पा रही है, चाहे महिला की सुरक्षा की बात हो उसको नहीं संभाल पा रही है, चाहे यहाँ पे शराब माफियाओं को व्यापार चल रहा है उसको नहीं रोक पा रही है, आप तो उमेद पहलवान को नहीं संभाल पा रहे हैं, रोक पा रही है, चाहे अनुराग जी आप तो उमेद पहलवान को नहीं संभाल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, आप तो अपनी पार्टी में उमेद पहलवान को नहीं संभाल पा रहे हैं, जिसने एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हिंदू मुसलमान बना दिया। उमेद पहलवान ने गुजर MLA को नहीं संभाल पा रहे हैं। उमेद पहलवान को आप नहीं संभाल पा रहे हैं। गलत कह रहे हैं तो बता दीजिए, लोनी का जो MLA है, क्या उसके साथ गुजर के साथ उसकी फोटो नहीं वायरल हुई? क्या जो मुख्य आरोपी था वहां पे गुजर, दूसरा उसका जो जूनियर गुजर, सर आपने अपनी बात को रखा, नहीं आई? अब आपको इसके बारे में बताइए। आप पूरा वक्त आपको अपनी बात को रखने के लिए मिला। मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, ये आपका प्रोपेगेंडा है और आप इसका सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, यह विषय सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, यह पूरे देश का विषय है। गौरव भाटिया। अमीर जी, जो बात आप कह रहे हैं उससे हर भारतीय सहमत होगा कि यह विषय केवल उत्तर प्रदेश का है ही नहीं, यह तो पूरे भारत का विषय है। और खासकर कुछ ऐसे दल हैं जिसके यहाँ पे भी नुमाइंदे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने तो आज प्रवक्ता भेजा ही नहीं होगा, क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ अगर कुछ बोलेगी तो उनको लगता है अपराधी भी है, तो उनका वोट बैंक छटक जाएगा। लेकिन ये बात सत्य है, किस तरह से हम लोगों ने हमेशा ये मुद्दा उठाया है कि जबरन धर्मांतरण कराना, प्रलोभन दे के कराना, जो दिव्यांग हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको जबरन आप धर्म परिवर्तन कराएंगे तो ये अपराध होना चाहिए, और इसीलिए अध्यादेश आया था। अनुराग शांत, उनको वक्त दीजिए, आपको वक्त दिया मैं। प्लीज, गलत बात। कानून व्यवस्था को कायम रखने की जिम्मेदारी इन लोगों ने उस वक्त जब, एक मिनट शांत करा लीजिए भाई, शांत करा लीजिए, इनको शांत कराइए। अमीश जी बोलिए, क्या हो गया इनको, क्यों बौखला गए? धन्यवाद। तो सबसे पहले तो अमीश जी, इसीलिए ये अध्यादेश जरूरी था जो उत्तर प्रदेश में आया, और बिल्कुल सही बात है, ये योगी जी की सरकार है। हमने सुनिश्चित किया कि आप किसी का जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं, और कार्रवाई हुई। अब अमीर जी जरा सोचिए
कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, और ये मेरे हाथ में एक तस्वीर है, देखिए किस तरह से अपने धर्म पे इन्हें गर्व नहीं होता है। ये लोग चले जाते हैं, टोपी लगाते हैं। प्लीज अमीर जी, देखिए गौरव, मैं इस डिबेट को ब्रॉडर करना चाहता हूं। कोई टोपी लगाता है, कोई टोपी नहीं लगाता, विषय मैं वो अपनी इस समय बात पूरी महत्वपूर्ण नहीं करना है। चाहता हूं अमीर जी। अमीर जी, मैं अपनी बात पूरी हाँ करना बिल्कुल, 30 चाहता हूं, सेकंड बचे हुए हैं, अब अपनी बात को रखिए, फिर असीम वकार साहब। धन्यवाद जी धन्यवाद। देखिए आज क्या बड़ी बात आई कि हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है और इस पे सख्त कार्रवाई हुई। अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती, आप याद करिए, आरोपी का देखा जाता था धर्म, अगर वो मौलाना निकलता था तो चार्टर प्लेन पे मुख्यमंत्री के पास ले जाते थे। और मैं आपको उदाहरण दे दूं, जो बात आप कह रहे हैं, लक्षद्वीप में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी है 2.5%, मिजोरम में 3%, नागालैंड में 9%, जम्मू एंड कश्मीर में 29%। तो हम ये कहते हैं, ये जो कहते हैं अल्पसंख्यकों का हक होता है, इन प्रदेशों में जहां हिंदू माइनॉरिटी में है उनके हक का क्या। और आप देखिए आज आपकी डिबेट में सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के आईसिस से लिंक थे। तो ये लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं यहां पे भी बहुसंख्यक हो जाए मुसलमान और फिर इसको एक इस्लामिक देश बना दे। क्या आपने, ये 3 लोग नीचे बैठे अमीर जी, एक बार इनके मुंह से निकला है 55 इस्लामिक देश हैं, ये कहे कि गलत है, वहां पे लोकतंत्र होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए? नहीं, ये चाहते हैं यहाँ पे ठीक है गौरव, बहुसंख्यक बने और उसके बाद संविधान को तार-तार करके धर्मनिरपेक्षता को हटा दे। यही इनकी साजिश है। ठीक है, असीम वकार को मैं लेके आना चाहता हूँ। तस्लीम रहमानी साहब भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन असीम वकार काफी दिनों बाद मेरी बहस में आए हैं। धन्यवाद सर आपका आने के लिए। लेकिन आपसे असीम वकार, मेरा सवाल जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और क्या आपको लगता है ये जो उमर गौतम है और जो दूसरे शख्स को गिरफ्तार किया गया है, क्या आपको लगता नहीं है कि ये पूरा मामला जो है ये वाकई बड़ा संगीन है? और इसकी संगीनियत को देखते हुए आप लोगों को भी, जैसे आपने हिंदूवादी गुंडे कह दिया था, उमेद पहलवान ने एक वीडियो को वायरल किया था, उसी तरह से इस विषय पर भी बहुत कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ये तो वाकई देश की बात है। और धर्मांतरण अगर किसी का जोर जबरदस्ती से हो रहा है तो गलत है, संविधान तो नहीं अलाउ करता। असीम वकार, देखिए, अगर इस वक्त बीजेपी की सरकार देश में ना होती और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ना होते, किसी दूसरी पार्टी के प्रधानमंत्री होते और चुनाव होने वाले होते, या यूपी में बीजेपी की सरकार ना होती और कोई और मुख्यमंत्री होता, तो आज अमीश देवगन जी आप जो डिबेट कर रहे होते वो ये होता कि पेट्रोल 100 के पार, डीजल इतना महंगा, 800 रुपए की गैस, इतने लोग शराब से मर गए, अवैध शराब, गंदी शराब बन रही है। इस वक्त आपकी जो डिबेट का मुद्दा था वो ये होता कि कैसे जमीनों में, मंदिर की जमीनों में घोटाला। सुनिए सर बाप बोलने दीजिए। असीम वकार, 40 सेकंड तो आपने मुझे ज्ञान दे दिया कि आपका विषय क्या होना चाहिए था। आपको पता है हमने मंदिर पे क्या डिबेट करी है? आपको जानकारी है कि पेट्रोल डीजल पे कितने कार्यक्रम हुए हैं? शायद आपको जानकारी नहीं है, इसीलिए जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। आज आपको जब मेरे सहयोगी ने असीम भाई बुलाया तो आपको कारण बताया कि डिबेट हम किस विषय पर कर रहे हैं, तो आपने उसमें हिस्सा लिया। आप इसी बहस में हिस्सा लेने के लिए आए हैं ना? आपको किसी ने तो नहीं बोला था ये पेट्रोल डीजल पे बहस है इसमें और हमने धर्मांतरण की बात कर दी? बहस में हिस्सा लेने के लिए आए हैं सर, बिल्कुल लीजिए और अपनी बात को रखिए। सुनिए सर, आप इस विषय में बोलिए ना। मैं आपके संबंध किसी से नहीं बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके संबंध किसी से हैं या किसी पार्टी विशेष से हैं। मैं तो बता रहा हूं कि मेरा संबंध तो देश से है, की ना होती, मेरा संबंध तो देश से है और देश के हर एक उस पार्टी से है जो देश के लिए काम करती है। मेरा संबंध तो आपकी पार्टी से भी है क्योंकि आपकी पार्टी देश में है। मेरा संबंध तो हर पार्टी से है। सर मुझे मेरा संबंध तो देश से है। आप पता नहीं क्यों मुझसे, ना मैं आपसे बिल्कुल नहीं खफा हो रहा। मैं आपसे क्यों खफा होऊंगा? मैं आपसे क्यों खफा होऊंगा? आप इतनी प्यार से बात कर रहे हैं, आपसे कैसे खफा हो जाऊंगा? आप नाराज हैं सर? आपका चेहरा इतना खूबसूरत है, कैसे खफा हो जाऊंगा आपसे मैं? कुछ बोलेंगे नहीं अमीर जी, आज के मुद्दे पे लाइए इनको, इधर उधर भागने मत दीजिए। आप आज के विषय से भाग क्यों रहे हैं ये मुझे समझ में आ रहा है। सुन लीजिए सर, मुझे पता है कि आप उस विषय पे बात ही नहीं करना चाहते, धर्म परिवर्तन पर बात ही नहीं करना चाहते, धर्मांतरण पर आप बात नहीं करना चाहते।
देखिए, आप मैं कितने फेक न्यूज प्यार पे से बात सर कह नहीं रहा हूं करना आपको। चाहते। देखिए, मैं कितने प्यार से सर कह रहा हूं। बिल्कुल आप प्यार से समझा रहे हैं, मैं भी आपको प्यार से सवाल मैंने पूछा, मैं दोबारा प्यार से सवाल पूछ लेता हूं, क्या धर्मांतरण का ये एजेंडा चलाना सही है, हाँ या ना? सर असीम 100 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं, 100 करोड़ लोग देख रहे हैं, बोल नहीं 100 पाएंगे, करोड़ मुंह में लोग दही सुन जम रहे गए। हैं आपको, 100 करोड़ कैलकुलेटर, लोग पता नहीं क्या रेफ्रिजरेटर। सोच रहे होंगे। मैं अरे आपसे सही कह है रहा कि हूँ गलत है, ये 7 साल बताइए ना। में गौरव जी, अगर आपने 7 डिबेट उनको की 40 हो, सेकंड दे दीजिए। महंगाई पर, एक मिनट, पेट्रोल पर, डीजल पर, गैस पर, सर मैं सब्जी उस की विषय महंगाई पर पर, मैं उस कड़वे विषय तेल पे पर चर्चा सर कर रहा 240 हूं। रुपए जो बिक लोग रहा है, सर। पेट्रोल डीजल अगर आपने डालकर 7 कुछ और साल काम में खेलना चाह 7 रहे हैं, डिबेट की हो तो आप मुझे बता दीजिए सर। सर मैं आपके सामने माफी आप कौन होते जो आपको मैं बताऊंगा? आप कौन है जो आपको मैं बताऊंगा? आप कौन है आपको मैं बताऊंगा कि मैं इस विषय पर बहस कर रहा हूं, इस पे नहीं कर रहा। आप मेहमान हैं, आपको मेहमान की तरह बताया, बुलाया, आपको विषय बताया। मैं इस महान भारत देश का, आप महान भारत देश के नागरिक हैं। सर सुनिए सर, आप महान भारत देश के नागरिक हैं, लेकिन भारत को महान बनाने के लिए भी कुछ करिए। भारत को महान बनाने के लिए भी कुछ करिए। सर मुझे बोलने नहीं दे रहे। हाँ आप बोलिए। सर आपसे मैंने इतनी नाराजगी की बात नहीं कही, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मैंने कुछ नहीं कहा आपको, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप बीजेपी को बचा रहे हैं। अगर मैंने कहा हो तो 2.5 मिनट से आप धर्मांतरण पे बात नहीं करना चाहते। जो ओवैसी साहब ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा ये हिंदूवादी गुंडे हैं, उस पर आप बात नहीं करना चाहते। धार्मिक एजेंडा आप चलाना चाहते हैं, लेकिन जवाब भी नहीं देना चाहते। अब आप मुझे बताइए ना, ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं, ये सही कर रहे थे, गलत कर रहे थे? मैं चौथी बारी सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सर पेट्रोल डीजल पर आपका पूरा ज्ञान हो चुका हो तो बताइए। 1 मिनट, आप सर मुझ पर रिपोर्ट भी नहीं लिखा सकते। 100 के पार पेट्रोल है, मैंने झूठ नहीं बोला सर। डीजल महंगा हो गया, मैंने झूठ नहीं बोला सर। 225-230 रुपए में कड़वा तेल बिक रहा है सर, सरसों का तेल, मैंने झूठ नहीं बोला सर। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं सर। मैंने तो अच्छा, आप ये भी नहीं कहा कि है? आपके रिलेशन किसी पार्टी से हैं। अच्छा आज आपको विषय क्या बताया गया था? आपको बताया गया था पेट्रोल डीजल विषय है? खरीद के खाता हूं सर सब। मैं चाहता हूं देश में आप चाहते हैं इस देश के अंदर, आप क्या चाहते हैं इस देश में धर्मांतरण हो, हाँ या ना? आप क्या चाहते हैं कि धर्मों के बीच में वैमनस्य पैदा हो, हाँ या ना? क्यों किया ट्वीट उस समय? क्यों लोनी की एक सिंपल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को धर्म का एंगल देने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई इस देश के अंदर, और धर्मांतरण के विषय के ऊपर आप पेट्रोल डीजल पे बात कर रहे हैं सर। आपका कायदा कानून तो बहुत बढ़िया है कि धर्मांतरण का विषय होगा मैं पेट्रोल डीजल पे बात करूंगा, जब पेट्रोल डीजल का विषय होगा तो मैं किसी और चीज पे बात करूंगा। सर आप इतना शहजादपुर वाला इट्स बीन 7 मिनट्स, इट्स बीन 6 to 7 मिनट्स। आप इतना प्यार और मोहब्बत दीजिए हिंदुओं को। मैं तो पूरे देश को प्यार और मोहब्बत देना चाहता हूं, मैं इसको हिंदू मुसलमान में बांटना ही नहीं चाहता। मैं तो हिंदुस्तानी रखना चाहता हूं हर नागरिक को। आप इतना जुल्म कर रहे थे हिंदुओं पर कि वो हिंदू मैं बोल सकता ठीक है शहजाद पूनावाला, आप अपनी बात को रखिए। शहजाद पूनावाला 1 सेकंड, शहजाद पूनावाला आपको विषय पता है कि आपको विषय की जानकारी नहीं थी? 1 सेकंड शहजाद पूनावाला, आपको विषय पता है ना? मैं अपनी बात जी बोलिए। जी अमीश, आज का जो मुद्दा आपने उठाया है वो मुद्दा दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि धर्मांतरण जब जबरन तरीके से, असंवैधानिक तरीके से किया जाता है तो उसको डेमोग्राफिक जिहाद बोलते हैं। और असम से लेकर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार या पलायन हो, या आंध्रा में जो ईसाई ने कन्वर्जन माफिया किया है वो हो, उसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या परिणाम होता है। जैसे आज उत्तर प्रदेश की घटना ISI के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा कराई जा रही है, तो ये तमाम लोग उस पर चुप है, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान को जब भी मिलती है लात तो उनको किसका साथ। अब ये जो लोग बोल रहे हैं कि आप सांप्रदायिकरण क्यों करते हैं, देखिए 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसा मामला है। जिन लोगों के पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है वो अमीश देवगन जैसे राष्ट्रीय एक एडिटर को ये बोल रहे हैं कि आप सांप्रदायिकरण करते हैं। ये जिन लोगों को एक आपराधिक मामले में जय श्री राम दिख जाता है, आज वो इस मामले पर कहने को मुंह उनका बंद हो जाता है कि आज ये इस्लामिक जिहादी कन्वर्जन माफिया नहीं है क्या? आज वो उनके मुंह पर टेप चढ़ गई है। और मैं इनसे कहना चाहता हूं इनकी सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है, इनके लुटियंस वालों की मंशा क्या है। ये एंटी कन्वर्जन लॉ जिसको रोका गया था पिछले साल, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, कहते हैं कि कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम है। तो जब उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले साल लव जिहाद के खिलाफ गुजरात की सरकार ला रही थी कानून, तो उसका विरोध क्यों किया? ये वही कानून है जो कांग्रेस पार्टी ने 50 और 60 के दशक में लाए, तब इन्होंने इसका समर्थन किया। जब उत्तर प्रदेश की सरकार ला रही थी तो उसका विरोध क्यों किया? और बस 10 सेकंड और सर, 10
10 सेकंड और, मैंने नहीं बोला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अमीश 10 सेकंड और। दरअसल अमीश जी ये दिक्कत ये है कि जब चुनाव पास आ रहे उत्तर प्रदेश में तो हिंदुओं को निशाने पर कैसे लिया जाए। तो कभी राम मंदिर को लेकर, कभी श्री राम को लेकर, कोवैक्सीन में बछड़े का खून है, कभी इस पर सांप्रदायिकरण करके, या कभी ऐसे कन्वर्जन माफिया को अपना समर्थन देकर उनका हाथ बढ़ाकर इनको पेट्रोनेज देने की ये राजनीति जो की जा रही है केवल इसलिए की जा रही है क्योंकि तुष्टीकरण का साथ करना है, क्योंकि यूपी चुनाव पास आ रहा है तो तुष्टीकरण का साथ अपनाना है। ये इसीलिए आज इन तमाम लोगों के मुंह पर पट्टी है। और ये जिनको आपने एमपीसीआई का प्रवक्ता बोला है, ये तो पीएफआई के प्रवक्ता है। इन्होंने पीएफआई एसडीपीआई के नाम पर चुनाव लड़ा है। जवाब लेंगे पीएफआई पर आरोप है। पहले असीम बकार कुछ कहना चाहते हैं, असीम बकार कुछ जवाब देना चाहते हैं। असीम बकार रिप्लाई टू, एक सेकंड अनुराग भदौरिया, मैं आपको आपकी टर्न पे आऊंगा। अनुराग जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को मानिए आप। ओके असीम बकार रिप्लाई, योर रिप्लाई टू शहजाद पूनावाला, 40 सेकंड्स। नहीं सर, देखिए शहजाद का नाम जो है वो मुसलमानों वाला नाम है, और अगर मुसलमानों वालों से इतनी नफरत है इनको तो सबसे पहले तो ये नाम चेंज कर लें। दूसरी बात, इन्होंने कहा इनकी पार्टी में मुसलमान, सर मेरे घर में पूरा मुकम्मल मुस्लिमीन का माहौल है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं मुकम्मल मुसलमान हूँ। दे कैसे सकते हैं? मैं कोई पूना वाला चाय वाला नहीं हूँ। किसने बोला आपको? किसने आपको ये सर्टिफाइंग एजेंसी दे दी है? ठीक है ना, ये आप मुसलमान होने का सर्टिफिकेट इनके दफ्तर में पड़ता है, ओवैसी के दफ्तर में पड़ रहा है क्या मुसलमान होने का सर्टिफिकेट? तो ये बताइए कि जब कोई व्यक्ति बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, देखते हैं कौन भारी पड़ता है, ये मुसलमान होने का दावा है आपका। हम लोग को आदत हो गई है, हम जब आप काली माँ और बाकी जो देवी देवता हिंदू माताओं को गाली देते हैं, ये मुसलमान होने का सर्टिफिकेट है आपका। वसीम रिजवी है, नहीं मुसलमान होने का सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार आपके पास है कैसे? और आप ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये पार्टी संवैधानिक तरीके से पार्टी चुनाव लड़ती है या मुसलमान होने के सर्टिफिकेट बांटती है? ये बता दीजिए पहले। आप राजनीति करते हो देश में या सर्टिफिकेट मुसलमान होने का बांटते हो? आप ही खुद सर्टिफिकेट बांटने की एजेंसी है। अगर आप किसी धार्मिक नाम से इतना नफरत है, अगर धार्मिक नाम से इतनी नफरत है तो आप हिंदू महासभा पे, शिवसेना पे, विश्व हिंदू परिषद पे, बजरंग दल पे, अकाली दल पे अगर आप सवाल खड़े कर सकते हैं, आपको इतनी नफरत धर्मों से है तो आप सब पे आप इल्जाम लगाइए। ये देखिए खाली मुस्लिमीन पर, खाली मुस्लिमीन से नफरत आपको दर्शाती है कि आप गलत घर में पैदा हो गए। तो आपको भी असीम वकार, एक सेकंड, शहजाद पूनावाला 1 सेकंड। असीम वकार देखिए, अभी आपने बोला ये कोई पूना वाला हो या चाय वाला हो, ये शहजाद पूनावाला गलत परिवार में पैदा हो गए, गलत घर में पैदा हो गए। देखिए शहजाद पूनावाला जो धर्मांतरण का एजेंडा चल रहा है, जिसको पुलिस ने एक्सपोज करा, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक्सपोज किया, उसकी बात करें। एक सेकंड, इसमें आईएसआई का लिंक है। आपका तो आईएसआई से कोई लेना देना नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं आपका तो कोई आईएसआई से लेना देना नहीं है। आप तो हिंदुस्तान की पार्टी है, हिंदुस्तान की पार्टी है ना। महासभा पे, अकाली दल पे, शिवसेना पे, अगर आपको इन सब पार्टियों पे आपको नहीं तो आप मुझे बताइए, ये आईएसआई वाले गैंग से आपका तो कोई लेना देना नहीं है, तो आप इस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करिए कि ये गलत है। ये लोग आपको बोलना चाहिए ये गलत है। मुर्दाबाद सर, आपको उमर गौतम बोलना चाहिए ये गलत आदमी है। सर उमर गौतम गलत आदमी है कि नहीं है बताइए आप। 10 सेकंड ले सकता हूं मैं दूंगा आपको शहजाद को, क्या पे पर्सनल कमेंट हुआ है, गिव मी 20 सेकंड आल्सो। लेकिन उमर गौतम गलत आदमी है कि नहीं है, जिसने खुद धर्म परिवर्तन करा 1964 के अंदर? उसका नाम पहले था श्याम प्रताप सिंह, 20 साल पहले उसने धर्म परिवर्तन करा, और अब वो धार्मिक परिवर्तन का एक एजेंडा चला रहा है पूरे देश के अंदर। तो बोलिए गलत आदमी है ये, इसका मास्टरमाइंड के पास जाना चाहिए। मोहम्मद उमर गौतम ने क्या सही किया है कि आप इतना नाराज हैं? मैं नाराज नहीं हूं सर, विषय की बात है, ये विषय की बात है। आईएसआई जो एजेंडा इस देश में चला रहा है, आप उसका खंडन करने को भी तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है आप थोड़ी देर में खड़े हो जाएंगे, आप इतना नाराज हैं। मेरे को देश के लिए खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं देश के लिए हमेशा खड़ा हूं। मैंने ये पूछ, मैं देश के लिए हमेशा खड़ा हूं, मैं खड़ा रहूंगा, यहाँ रहूं या नहीं रहूं, 20,000 देश के लिए मैं खड़ा रहूंगा आखिर तक, अपनी अंतिम सांस तक। मेरी एक एक आवाज, मेरा एक एक खून का कतरा इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए। हक है सवाल पूछना, आपका हक है सवाल पूछना, लेकिन आपका यह हक नहीं है कि आईएसआई एक एजेंडा चला रहा हो तो उसको आप उस विषय को आप डिफेंड करें। आप इस देश के वासी है,
आपको बोलना चाहिए भारत का संविधान ऐसी इजाजत किसी को नहीं देता। और धर्मांतरण का कोई एजेंडा चला रहा है, ये लोग क्या किन बच्चों को ले जाके उनके साथ क्या उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको बोलना चाहिए। सरकार को तय तक जाना चाहिए पूरे मामले के अंदर। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है? जब रिश्ते आईएसआई के साथ आ रहे हैं वकार साहब, ये सामान्य बात नहीं है। नहीं, वो कोर्ट का मामला है। कोर्ट, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोर्ट का मामला है। वो कोर्ट पे छोड़ दिए, कोर्ट का मामला है। लेकिन प्राइवेसी में तो पुलिस की जांच पे तो यकीन करेंगे ना सर। तो यूपी पुलिस की जांच देना पड़ेगा, करेंगे नहीं करेंगे? जो असम में जांच उस पे यकीन करेंगे नहीं करेंगे? बताइए ना। अरे पुलिस पर तो कोर्ट यकीन नहीं करता सर, पुलिश के बयान पर। हाँ, पुलिस पे यकीन ना करें सर, पुलिस के बयान पर तो कोर्ट यकीन नहीं करता, मैं कैसे कर लूं? ओके, शहजाद 30 सेकंड, देन गौरव भाटिया। गौरव जी, 20 सेकंड। मैं वादा करता हूं मेरी बात 20 सेकंड में खत्म हो जाएगी। 20 सेकंड केवल। चलिए मैं सर ऐसा है अमीश जी आपका संरक्षण चाहूंगा मैं। मुझ पर व्यक्तिगत हमले हुए, मुझे 15 सेकंड दे दें, मैं वादा करता हूं 15 सेकंड में बात खत्म कर दूंगा। प्लीज अमीश, जवाब सुनिए अब जी, मुझे प्लीज। हाँ, 15 सेकंड, मैं 15 सेकंड में समाप्त करूंगा। चलिए मान लेते हैं कि शहजाद पूनावाला गैर मुस्लिम है, मुसलमानों का विरोधी है। लेफ्ट की सरकारों ने हलफनामा देकर कहा है कि ये कन्वर्जन होता है। साइरो मालाबार चर्च केरला के इसने बोला है कि ये इलीगल कन्वर्जन हमारी लड़कियों का भी करवाते हैं। क्या वो भी मेरी तरह हिंदुत्ववादी हैं? और मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जो अब ये आरोप लगा रहे हैं मुझ पर, क्या आईएसआई के समर्थन में है? क्या असीम वकार साहब, आपकी पार्टी का एजेंडा है कि आईएसआई अगर इस देश में कोई कार्य करता है देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ, तो आज आप ये समझते हैं कि ये आपका धर्म है कि आप आईएसआई को बचाव करें? तो आप बता दीजिए कि आप आईएसआई के बचाव में हैं। और मुझे बता दीजिए कि क्या केरल की सरकार, जो लेफ्ट की सरकार है, जिसने हलफनामा देकर कहा कि ऐसा होता है, जिसने साइरो मालाबार चर्च ने कहा, क्या वो भी हिंदुवादी है? आपने 20 सेकंड मांगे थे, 50 सेकंड हो गए। असीम वकार 20 सेकंड, देन गौरव भाटिया। मैं जवाब दे दूं शहजाद भाई एंड तस्लीम रहमानी, बोलिए। हाँ, अरे शहजाद भाई, मैं आपके जाती तौर पे खिलाफ नहीं हूं। आपने कहा कि जिस पार्टी में धार्मिक नाम हो मुस्लिमीन, उस पर आपको एतराज। तो मैंने कहा कि अगर आपको अकाली दल पे एतराज है, शिवसेना पे एतराज है, बजरंग दल पे एतराज है, विश्व हिंदू परिषद पे एतराज है, हिंदू महासभा पे एतराज है, हिंदू वाहिनी पे एतराज है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप अच्छे आदमी हैं। और अगर आपको सिर्फ मुस्लिमीन पे एतराज है और इन सब पार्टियों पे एतराज नहीं है, तो फिर आप खराब आदमी हैं। आईएसएफ से फिर आप खराब आदमी हैं सर। पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से है, एमआईएम से है, काफी देर से इंतजार करें। ठीक है सर, आपने अपनी बात को रखा, आप दोनों ने अपनी बात को रखा, आप दोनों को मौका मिला। तस्लीम रहमानी एंड गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, अभी आपने अभी आपने असीम वकार अब बीच में नहीं। असीम वकार, मैं आपको आगे वक्त दूंगा, आपको वक्त दिया है मैंने, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। गौरव भाटिया एंड तस्लीम रहमानी दोनों को स्क्रीन पे दिखाइए। गौरव भाटिया जी, आपकी सरकार की ये कमी है कि ये सब कुछ हो रहा है, या आपकी सरकार की कमी है देश भर में? सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी है, यूपी सरकार की कमी है, असम सरकार की कमी है? अगर ये पूरे देश में हो रहा है, सवाल आप पे भी क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? अमीर जी, देखिए, गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे जो आरोपी हैं जिनकी घिनौनी सोच है उनको पकड़ा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, जहां भी जबरन धर्मांतरण हो रहा है वहां पकड़ा जा रहा है। लेकिन इनकी मंशा क्या है? देखिए, मुझे परेशानी क्या है, 1000 हिंदू, उनका धर्म बदल दिया जाता है जबरन, बच्चों का, दिव्यांग है, महिलाओं का, लेकिन इनके मुंह से इनकी मानसिकता ये एक बार निंदा नहीं होती है। आप सोचिए कि अगर हिंदू होते और 1000 मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कर दिया होता, हो हल्ला हो जाता। ये लोग बाहर निकल के कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, मुसलमान खतरे में। और इसकी वजह बताओ क्यों नहीं? ये चाहते हैं ये देश संविधान से नहीं, शरीयत कानून से चले। पूछ लीजिएगा मेरी जब बात पूरी हो जाए। और मैं कहता हूं कोई माइका लाल नहीं है जो यहां शरीयत लॉ लागू कर दे। ये जो बहुसंख्यक बनने की एक होड़ मची हुई है इनके बीच में, यही सबसे ज्यादा खतरनाक है। और एक उदाहरण दे दूं, नवंबर 2020 की बात है, जब ये अध्यादेश आया था, तब एक रिपोर्ट सामने आई थी एसआईटी की उत्तर प्रदेश में कि 11 में से 8 ऐसी महिलाएं थी, हमारी हिंदू बच्चियां थी, जो नाबालिग थी और उनका धर्म परिवर्तन हो गया था। और कुरान पढ़िए,
इनसे पूछिएगा इनको। लेकिन गौरव जो मेरा सवाल था, में ये लिखा है, जो मेरा कि सवाल अगर था, आप आपकी चाहते हैं शासन कि को अब अपने 6 धर्म साल, के अब बाहर- आपकी सरकार को 7 साल भी हो चुके हैं केंद्र के अंदर। यूपी में आपकी सरकार 4.5 साल की अपनी टर्म पूरी कर चुकी है, ये फिर भी क्यों हो रहा है? ये सवाल खड़े होंगे। मैं बता रहा हूं, असम में क्यों हो रहा है? देखिए, आपको सुनिए। सेकंड टर्म मिली है उधर। मैं बताता हूं आपको अमीर जी। पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है। हमने एक कानून लाए, आप भी जानते हो, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बाकी प्रदेशों में जहां भाजपा की सरकार है। लेकिन इनके मुंह में क्यों दही जमी हुई है? ये केल्विनेटर के रेफ्रिजरेटर क्यों बने हुए हैं? असम की आपने बात करी, सर्बानंदा सोनोवाल जी का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कहता है वहां पे जो बहुसंख्यक हिंदू थे, इतने घुसपैठिए आए कांग्रेस के समय में, वो अल्पसंख्यक बन गए। और आज भी आप पूछ लीजिए तो AIUDF के चीफ कहते हैं कोई तो आप गलत क्या बात कह रहे नहीं है। रोहिंग्या इनके भाई है, लेकिन भारतीय नागरिक इनको बुरे लगते हैं क्योंकि हिंदू है। ये देश है हमारा में फिलहाल रुकना होगा एक अंतराल के लिए, एक ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक के बाद भी इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारी चर्चा, हमारी बहस लगातार जारी है। बड़े ऐसे इल्जाम लगा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबको धो दिया था। उस वक्त याद कीजिए हादिया के केस में ये इल्जाम था, जबरी जो है धर्म परिवर्तन करवाया, प्रलोभन करवाया, और उसी के माँ बाप कंप्लेनेंट थे लड़की हादिया के, 2 साल इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा। तस्वीर मानी, मैं इस डिबेट को थोड़ा ब्रॉडर करता हूं। अगर ये विषय हिंदू महासभा का होता, बजरंग दल का होता, तो आप बोलते देखिए कितनी गलत बात है। आज आपको गलत बात दिख रही है या नहीं दिख रही? पॉइंट नंबर 2 मेरा जो है इस बहस के अंदर, क्या आपको लगता नहीं है ISI का जहां पर लिंक आ रहा हो, उस बात को संदेह की नजर से भी देखना, यानी पुलिस की जांच को संदेह की नजर से देखना, क्या जायज है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। हो गया जी हो गया। देखिए, अब आप जवाब आधे दीजिए घंटे से बल्कि 33 मिनट से सुन रहा हूं, 33 मिनट से सुन रहा हूं, 33 मिनट्स हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी मामूली किस्म की अखलाकियात का मुजाहरा होगा कि मुझे भी सुन लिया जाए। मैं पहले आपके ये तीनों सवाल मैंने नोट कर लिए, लेकिन गौरव भाटिया साहब ने बहुत ज़्यादा जहर उगला है। मैं थोड़ा सा उसको धोने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि इस देश के मुसलमानों को अक़लियत से अक्सरियत में ख़ुद को बदलने के लिए किसी मौका पाने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगी। इसलिए कि अगर होती तो 700 साल इक़्तिदार में थे, किसी का बीज ना बदलता है। यहाँ हम 15% है, यहाँ पर जो है 5% भी बाकी ना रहते। हमने वो कोशिश जब इक़्तिदार में थे तब भी नहीं की, हमको आज भी ज़रूरत नहीं है, हम कल भी नहीं करेंगे। दूसरे, आपने माइनॉरिटीज़ की 9 स्टेट्स गिनवाई, उन 9 स्टेट्स में लक्षद्वीप का भी आपने नाम लिया। 2.5% वहाँ के हिंदुओं को अगर कोई शिकायत हुई है तो उसको रिकॉर्ड पे लाया जाए कि ये शिकायत हुई। लेकिन 98% मुसलमानों को आज वहाँ सरकार से जो शिकायत पिछले 3 महीने से हो रही है, सारा मीडिया जानता है कि किस तरीके से वहाँ उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में मुसलमानों की नहीं है, वहाँ पर अक्सरियत क्रिश्चियंस की है, आप उनको भी वहाँ पर मुसलमानों में शामिल कर रहे हैं। तीसरे, आप कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी बोले, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं। आपका सवाल ये है क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है। पुलिस के जो ADGP साहब है, उनका बयान मैंने सुना है, उन्होंने अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया है कि इसका ISIS से कोई ताल्लुक है। ISIS नहीं, ये तो मैं ओखला में रहता हूँ, जामिया नगर में। ISI गलत बोल रहे हैं। ISIS का अगर एंगल है तो आपको पता होगा, फिर उसको खुलासा करिए आप। मैंने सुना है। अगर रहमानी साहब ISIS का कोई एंगल है तो खुलासा करिए। ISIS का एंगल अभी तक पुलिस ने नहीं बताया, ISI का एंगल बताया जरूर। क्या आपको लगता नहीं है ये जहांगीर आलम कासमी, क्या आपको लगता नहीं है मोहम्मद उमर गौतम गलत है? ये लोग DGP साहब टेलीविजन पे जो बयान दे रहे थे आपको, मैंने उसमें ये कोई जिक्र नहीं सुना कि इसका भी वो कह रहे हैं कि आपने तो कई विषयों में कोई जिक्र नहीं सुना होगा। जबरन आपने तो मेरे कार्यक्रम में बोला कि हिंदुओं की कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को अपने घर से निकाला नहीं गया, वहां नरसंहार हुआ ही नहीं, ये बोला आपने। जबकि आरे के बीच में डाल के लड़कियां काट दी गई थी वहां पर। अभी आप आरे के बीच में डाल के लड़कियां काट दी गई थी वहां पर। आपने मेरे कार्यक्रम में बोला हुआ है ना ये बात। अरे आपको तो कश्मीरी पंडितों का दर्द भी नहीं दिखता, आपको ये कैसे दिखेगा? आपको छत्तीसगढ़ भी नहीं दिखता, क्या दिखता है आपको? इस देश में पहले से जुर्म है। आपने अभी बहस में बोला ये गौरव भाटिया ने बड़ा जहर उगला, मैं इसको धोने के लिए आया हूं। जुर्म है
और लेकिन ये तो जहांगीर आलम कासमी जहर खोद रहा है, हो कि इसने जहर बोल रहा है, ये जो मोहम्मद उमर गौतम जहर बोल रहा है, आपको बहुत पसीने आएंगे। नहीं आप रेमानी साहब, रेमानी साहब, उमर गौतम साहब, रेमानी साहब, उमर गौतम साहब, मौलाना जहांगीर कासमी साहब किबला 98 से मैंने सुना है कि वो ये काम कर रहे हैं। मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई आज तक, हाँ। लेकिन वो बहुत मोहतरम शख्सियात और इस मुल्क की हैं, पूरे मुल्क की, और वो दावत का काम करते हैं, सारा देश जानता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। 1998 से मैं भी जानता हूं कि वो दावत का काम करते हैं, लेकिन वो दावत का काम आईएसआई की दावत है। धर्म परिवर्तन का काम इनके एक मेंबर पार्लियामेंट उड़ीसा के थे, घर वापसी के नाम पर जबर किया करते थे। आगरा में 300 लोगों को ठीक है, अब आप काफी देर हो गई, गौरव भाटिया को जवाब देने का मौका है। गौरव भाटिया, ओके गौरव भाटिया, बड़े तूफान उठ जाते, ओके गौरव भाटिया रिप्लाई टू, बताइए, ठीक है, आपने भी बात को रखा है हमारी साहब। पार्टी और आरएसएस मुस्तकिल धर्म परिवर्तन कराने के लिए जबर नहीं कर रही क्या? ये मॉब लिंचिंग और ये तमाम जो फिसादात है, ये खौफजदा करके गौरव रिप्लाई की कोशिश नहीं है। और आज अभी कोरोना की सेकंड, देखिए ये तो कस्में खा रहे हैं जहांगीर आलम कासमी के नाम की और मोहम्मद उमर गौतम के नाम की, कह रहे हैं उनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं, दिखाने लायक नहीं बचे। गौरव भाटिया, देखिए आपकी पार्टी मुंह दिखाने लायक नहीं बची है उत्तर प्रदेश। अब पता नहीं किसकी, ओके गौरव भाटिया, चलिए आप जहर फैला रहे हैं, आपकी पार्टी मुंह दिखाने के लायक नहीं बची है। जहांगीर आलम कासमी जो है उसकी तो कसम खा रहे हैं, ये मोहम्मद उमर गौतम की ईमानदारी की कसम खा रहे हैं। देखिए अमीर जी, अब ये तय कर लेने दीजिए दर्शकों को कि किसने जहर उगला, किसने अमृत बांटा। जिसने अमृत बांटा है उसकी 303 लोकसभा में सीटें हैं। जिसने जहर उगला, जिसने ये कहा 25 लाख लोग अयोध्या में इकट्ठे हो जाएंगे, हिंदुओं को मजा चका देंगे, उसके 150 वोट आए थे असेंबली इलेक्शन में दिल्ली में, जो मुझे पता है। तो हमें सबको पता है कि जहर किसने उगला। दूसरी बात, अब तीनों पार्टियों को एक्सपोज करने का टाइम आ गया। पहले तो झूठ बोल रहे हैं, एफआईआर की कॉपी है मेरे पास, ये कहती है आईएसआई विदेशी फंडिंग हो रही है। पढ़ के आते अच्छा लगता, लेकिन एआईएमआईएम पे आते हैं। याकूब मेमन को फांसी इसलिए हुई कि वो मुसलमान था, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। इनके प्रवक्ता क्या उनसे ऊपर है? नहीं, ये तो इनकी जो है तुष्टीकरण की सांप्रदायिक राजनीति है। ये समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है। इसमें लिखा है अमीर जी कि जो मासूम बच्चे हैं मुसलमान, उन पे आतंकवाद के अगर मुकदमे होंगे हम वापस ले लेंगे। वो मासूम है, थोड़ा बॉम्ब ही तो मारते हैं, नागरिकों को मार दिया तो क्या है, मुसलमान है, माफ कर देंगे। और तीसरी बात, ये जो एसडीपीआई पीएफआई है जिनके यहाँ प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, ये लोग खुद टेररिस्ट जो लिंक होते हैं उनके साथ इनकी सारी गतिविधियां होती हैं। अरेस्ट हुए हैं इनकी जी रेमानी साहब इसका जवाब देना चाहते हैं, अनुराग भदौरिया भी कहना चाहते हैं। पहले रेमानी साहब फिर अनुराग भदौरिया। जहर फैलाते हैं, ठीक है तस्लीम रेमानी जवाब। यही सारे इल्जाम हादिया और यशफीन के केस में केरल में यही सारे इल्जाम लगाए गए थे। कन्वर्जन के नाम पर जबरन कन्वर्जन, पैसा दिया, प्रलोभन दिया, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में आप सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पे थूक दिया। गलत है या सही है बताइए तस्लीम भाई, मैं आपसे पूछता हूं। 1000 अगर महिला मुसलमान होती और 2 हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया होता, यही ज्ञान बांटते आप? शर्म नहीं आती है? शरीयत लॉ लाएंगे, बता दीजिए ना, इस्लामिक देशों को आप तो बोल रहे हैं, आप लाके सामने खड़ा कीजिए। बेकार की बात करते हैं। वो 1000 धर्म परिवर्तित लोग सामने लाके खड़ा कीजिए और वो कंप्लेंट कर रहे हैं, बताइए। धर्म परिवर्तन आप नहीं कराएंगे, समझ गए? देखिए नहीं कराएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप सुन तो लीजिए ना। 1000 से ज्यादा है जिनका धर्म परिवर्तन उन्होंने करवाया। 25 लाख और उनको लाभ आपके अंदर अगर जुर्रत है और यूपी पुलिस के अंदर अगर जुर्रत है तो ला के सामने खड़ा करे कि इनको प्रलोभन दे के इन्होंने कन्वर्ट करवाया है। कुरान में कहा दीजिएगा, कुरान में आप बताइए सूरा 2 आयत 221 क्या कहती है? बताइए। लोगों को ला के आप खड़ा कर दिया और उन्होंने कह दिया कि जबरन धर्म परिवर्तन हुआ। रेमानी साहब, गौरव भाटिया होल्ड ऑन, गौरव भाटिया होल्ड ऑन, रेमानी साहब होल्ड ऑन, रेमानी साहब होल्ड ऑन, गौरव भाटिया होल्ड ऑन, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। रेमानी साहब को स्क्रीन पे लेके आइए। रेमानी साहब मैं आपके साथ एक संवाद करना चाहता हूं। रेमानी साहब इत्मीनान से, पहले आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। रेमानी साहब शांत हो जाइए, आप ही के पास आ रहा हूं मैं। अभी आपने एक बात को बोला, आपने बोला 1000 लोगों को सामने लेके आइए और उसके बाद फैसला करें। यानी ये चोर की चोरी पहले पकड़ी जाए या चोरी का सामान पहले ढूंढा जाए? पहले क्या होता है?
चोर की चोरी पहले पकड़ी जाती है या चोरी का सामान ढूंढा जाता है? एक सेकंड रेवानी साहब सुनिए, रेवानी साहब गिव मी दिस कर्टसी, रेवानी साहब गिव मी दिस कर्टसी टू आस्क। आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर यू, बट कमिंग इट फ्रॉम यू, आपकी तरफ से इस तरह की बात आना, नहीं, आपकी तरफ से इस तरह की बात आना कि 1000 लोगों को सामने खड़ा कर दिया जाए, उसके बाद कार्रवाई करी, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आपने एक सेकंड और जब आईएसआई का पूरा ये मामला सामने आ रहा है, शक है, जांच है और उस जांच का इंतजार करना चाहिए, आप क्लीन चिट दे रहे हैं? अरे भैया, आप क्लीन चिट दे रहे हैं, आप मुझे बताइए। ये आईएसआई आपके पास कौन सी सीबीआई है, कौन सी एफबीआई है, कौन सी एटीएस है? हमेशा इलेक्शन के वक्त में इलेक्शन का वक्त ही नहीं है, इलेक्शन 8 महीने दूर है, सामने आता है, इलेक्शन 8 महीने दूर है, इलेक्शन का वक्त है, कहिए। जीती है हमेशा आईएसआईएस के नाम पे बीजेपी आईएसआईएस नहीं, आईएसआई। अभी नॉर्थ इंडिया की 4 स्टेट हार रही है बीजेपी, तो आईएसआईएस का बुर्का पहन के इलेक्शन जीत सकती है ही नहीं, कोई और मुद्दा नहीं है। मुंह दिखाने लायक नहीं उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। देखिए, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब आना चाहिए। नहीं बची है। ओके शहजाद पूनावाला, मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूं। जी मैं अनुराग भदौरिया का रुख कर रहा हूं, फिर मैं शहजाद पूनावाला आपके पास आऊंगा। इलेक्शन लड़ने के लिए और इलेक्शन जीतने ठीक है, अनुराग भदौरिया, चलिए तस्लीम रहमानी, असीम वकार का एक एजेंडा हो सकता है। समाजवादी पार्टी का क्या एजेंडा है? जब लफ्ज जिहाद पे कानून होता है तो उसको आप ऑब्जेक्शन करते हैं, जब इसको लेके कानून होता है तो उसको लेकर आप ऑब्जेक्शन करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको तुष्टिकरण के साथ जोड़ दिया जाता है। अभी उमेद पहलवान आपका एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। अच्छा, आप बोलिए। हाँ देखिए, अब अमीश जी मुझे बोलने दीजिएगा 30-40 सेकेंड। दरअसल मैं अमीश जी एक चीज बताइए, जब किसी बच्ची के साथ अन्याय होता है या कोई मर्डर होता है तो हम किसका दोष देते हैं? किसका दोष देते हैं? उस सरकार का, कि सरकार की नाकामी की वजह से, चाहे कोई बच्ची हो, किसी जात धर्म की हो, अगर उसके साथ अन्याय हुआ, हथरस की बच्ची का ले लिया जाए तो जिम्मेदारी, अगर अन्याय हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की। इसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में पाकिस्तानी एजेंट आ जाएं और केंद्र सरकार भी बीजेपी की हो, वहां भी सरकार कैसे आगे उत्तर प्रदेश के अंदर मैं पूछना चाहता हूं। और उत्तर प्रदेश में आने के बाद इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? बिना सरकार के सह पे तो नहीं हो सकता, बिना सरकार के मिलजुली तो नहीं हो सकता। सरकार की कहीं ना कहीं कमजोरी है इसमें, तो सरकार अपनी कमजोरी को क्यों छुपाना चाहती है? इसमें तो सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए कि मेरी गलती है, कि मेरी गलती की वजह से यहाँ पे इस तरह के लोग घुसे और इस तरह का काम हो रहा था यहाँ पे कन्वर्जन का। क्योंकि यहाँ पे वाणी को विराम दीजिए। अनुराग, तो आपकी राय में जहांगीर आलम कासमी पर और मोहम्मद उमर गौतम पर बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता? मैं बोल लूं? नहीं, अरे मुझे बोलने देंगे आप। मैं बोलता हूं तो आप बोलने लगा, तो दिक्कत तो है अमीश जी, आपके साथ समस्या है कि आप दूसरी पार्टी को बोलने नहीं देना चाहते। हम तो नहीं कह रहे हैं आप किस पार्टी के साथ है, तो बोलने तो दीजिए मुझे कम से कम। मैं कह रहा हूं कोई भी समस्या, कासमी और मोहम्मद उमर गौतम के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो आप ही बोल लो, फिर काहे को बुलाते हो बेवजह? आपसे भाई मैं कह रहा हूं, अरे तो चेहरा दिखाने के लिए बुलाते हो तो ये बता दो कि हम समाजवादी पार्टी का चेहरा दिखाना है, फिर बैठा के उसको गरियाना है, ये बता दो आप। मैंने हम जो बोल रहे हैं आप सुनना नहीं चाहते। मैं बोलूं कार्रवाई की बात, आप कह रहे गरियाना है समाजवादी पार्टी, आप कह रहे गरियाना में, तो सवाल पूछो कि ये जो दो शख्स मेरी स्क्रीन पे चल रहे हैं, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बस यही समस्या है अमीश जी, आपके साथ दिक्कत ये है कि आप किसी की नहीं सुनना चाहते। दिक्कत ये है, मैं कह रहा हूं कि गाजियाबाद सुनना चाहते हैं अनुराग, कि गाजियाबाद में समाज, अनुराग आप सवाल नहीं सुनना चाहते। क्या समस्या अमीश जी आपके साथ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सवाल नहीं सुनना चाहते? टाइम दे दो, इतना टाइम बोलना है, मैं उतना टाइम बोलूंगा, फिर आप बोल देना। अच्छा, सवाल मेरा जो है उसका जवाब दे दीजिए आप 40 सेकंड बोलना है। सवाल मेरा ये है कि ये जहांगीर आलम कासमी और मोहम्मद उमर गौतम के खिलाफ बड़ी से बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ या ना? अरे तो मुझे बोलने तो दो। बोलिए। अरे बोलने तो दो, बोलिए, 30 सेकंड आपके, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि गाजियाबाद के आपने गाजियाबाद का लिया कि वहां समाजवादी पार्टी नेता था। हमने बोला समाजवादी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कोई भी हो, समाज के अंदर में कोई इस तरह का काम करेगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो नंदकिशोर गुर्जर को मिलनी चाहिए, उनका जो विधायक था वहां पे जो एक कांड करवा रहा था। एक बात। दूसरी बात आपने बोली उत्तर प्रदेश के अंदर में आईएसआई के एजेंट हैं। मैं कह रहा हूं कि सरकार की नाकामी क्यों है भाई? सरकार इतनी कमजोर क्यों है कि हमारे अंदर में आके कोई भी आके यहाँ कार्रवाई करता रहेगा और सरकार उसको देखती रहती है? इसके मतलब सरकार पनाह देती है क्या? ये बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से हमारे उत्तर प्रदेश में क्यों घुस जाते हैं? क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी नाकारा और नाकाम है कि यहाँ पे लोग अपना गिरोह चलाते रहते हैं? उत्तर प्रदेश की पुलिस देखती रहती है, इंतजार करती रहती है। नहीं 4 साल तक करो, 4.5 साल तक करते रहो। चुनाव आएगा तब मैं टोकूंगा आपको, क्यों कर रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूं ये नाकामी उत्तर प्रदेश पुलिस की है और इसको शहजाद जवाब 30 सेकंड
सेकंड में जवाब शहजाद 30 सेकंड क्विक 30 सेकंड रिबटल देन गौरव भाटिया ऑन दिस। अगर वो रुकेंगे, अगर साइकिल, प्लीज उनको बोलिए। नहीं वो रुकते कहां है? प्लीज उनको बोलिए, अमीश जी उनको रोकेंगे तब मैं बोल पाऊंगा। अनुराग रुकना पड़ेगा, पूरा ब्रेक लगा दीजिए। इसमें बुराई क्या है? ठीक है अनुराग जी आपने बात करो। इसमें बुराई क्या है? मैंने सारी बातें सुनी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ अमीश? बोलिए। अमीश मैं बोल सकता हूँ? जी 30 सेकंड है, बोलिए। अमीश जी जब जम्मू कश्मीर में एक छोटी सी बच्ची के साथ एक घटना हुई थी तो तमाम देश के बुद्धिजीवी और राजनीतिक विपक्ष के लोग जो है वो उन्होंने एक समुदाय विशेष का नाम लेकर, उसके धर्मस्थल का नाम लेकर प्लैकार्ड का कैंपेन चलाया था कि उसकी लाइफ के लिए क्या आप खड़े नहीं होंगे, क्या आप उसके अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे। आज यहां पर जब दलित लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन करके, क्योंकि यहां पर अपराधी मुसलमान है, तो वहां पर कैंपेन क्यों नहीं हो रहा? जो जय भीम और जय मीम के नारे लगाते हैं हमारे ओवैसी साहब की पार्टी वाले, आज जब भीम के ऊपर मीम का अत्याचार है तो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि दलित लाइव्स मैटर? क्योंकि मुस्लिम इज द अक्यूज, तो दलित लाइव्स डजंट मैटर। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पीएफआई वाले भी जो प्रवक्ता बैठे हैं पीएफआई, वो गौरव भाटिया को बोल रहे जहर फैला रहे। गौरव भाटिया जिनकी पार्टी के लोगों ने हाथ काटने के लिए उनको कन्विक्ट किया गया, जिनके खिलाफ वाम दल की सरकार ने एफिडेविट दिया है कि आतंकवाद में लिप्त है और सिमी का अवतार है, ये गौरव भाटिया से कह रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं पीएफआई ओके तस्लीम रहमानी कुछ कह रहे हैं 30 सेकंड तस्लीम रहमानी ठीक है ओके शहजाद यू मेड योर पॉइंट। तस्लीम रहमानी कुछ कई स्कूल कॉलेज गए हैं आप और कुछ वकालत पढ़ी है, जाके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पढ़िए। यही हादिया के मामले में इसी पीएफआई को यही चैनल, ये बड़बोले चैनल जो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते, बड़े ऐसे इल्जाम लगा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबको धो दिया था उस वक्त, याद कीजिए हादिया के केस में ये इल्जाम था, जबरी जो है धर्म परिवर्तन करवाया, प्रलोभन करवाया और उसी के माँ बाप कंप्लेंट की हादिया के 2 साल इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा, पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दिया। अनुराग भदौरिया देन अनुराग भदौरिया 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। 10 सेकंड अनुराग 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। तो आपकी राय में मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर आलम कासमी दोनों पे कड़ी और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऑफिशियली ये कह रहे हैं। हाँ, जो भी हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तान के कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें कार्रवाई में अगर मैंने बोला गाजियाबाद में विधायक गुजर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्लिप 6 सेकंड का है, जरा सुनिए क्या कहते हैं। 25 लाख लोगों को अयोध्या में इकट्ठा कर सकते हैं। एसडीपीआई 25 लाख लोगों को अयोध्या में इकट्ठा कर सकती है। यह है तस्लीम रहमानी का असली चेहरा। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही, लेकिन लाख टके की बात यह है कि हमारा पुलिस पर भरोसा नहीं है, हमारा प्रशासन पे भरोसा नहीं है, हमारा शासन पे भरोसा नहीं है, हमारा भरोसा आरोपियों पर है। अगर हम समस्या को समस्या ही नहीं मानेंगे तो इसका समाधान कैसे ढूंढेंगे? मुझे लगता है कि आज की लाख टके की बात यह है कि समस्या को पहले समस्या तो माने हम। आप लोगों ने ये देश है हमारा को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये किसी समुदाय का मामला नहीं है, ये देश का मामला है। जय हिंद, नमस्कार।